हेलो बच्चों, माई सेल्फ संदीप सर। अपन पढ़ेंगे आज क्लास 12th की बीएसटी चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वीडियो नंबर 6। किसके बारे में? कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, यही तो इस वीडियो में जानना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ाई चालू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब एक कंपनी में जितना भी टोटल अभी पैसा लगा हुआ है, जितना भी मनी इन्वेस्टेड है, उसका कितना परसेंट डेट है और कितना परसेंट इक्विटी है। जैसे एक एग्जांपल, एक कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्टेड है, एक कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है 100 करोड़। अब मान लो उसमें से 40% पैसा डेट के थ्रू आया हुआ है, यानी 40 करोड़ रुपए के हमने डिबेंचर बेचे हैं या बैंक से लोन लिया है, और बाकी का 60% ओनर्स फंड है, यानी इक्विटी, यानी हमने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स बेचे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी ये अमाउंट ऑफ डेट एंड इक्विटी इन टोटल कैपिटल। क्या बोलोगे बच्चों? अमाउंट ऑफ डेट एंड इक्विटी इन टोटल कैपिटल, यानी आपकी जो टोटल लागत है, आपका जो टोटल पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, उसमें से कितना परसेंट शेयर्स के थ्रू आया है और कितना परसेंट आपने उधार लिया है। अब ये जो अमेजिंग सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, इसके टोटल 14 हेडलाइंस है। 14 हेडलाइंस है, इसमें भी डिस्कस करेंगे अपन इसको। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, वो ये थी CRFISTD, बस C की पावर 5, यहां 3 और यहां 2। CRFISTD, यहां 5, यहां 3, यहां 2। अपन स्टार्ट करते हैं अभी ये टॉपिक, जिसमें अपन समझेंगे कि इन 14 बातों पे डिपेंड करता है कि हम इक्विटी ज्यादा रखें या हम डेट ज्यादा रखें। ठीक है, ये 14 बातें स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो, अभी अभी तुमने मुझसे पढ़ा था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये है इसका असली नाम। बुक में गिवन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेकिन इसको समझेंगे अपन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नाम से। तुम्हारा पढ़ा हुआ है ना मेरे से ये। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में मैंने क्या पढ़ाया था? अगर ROI ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और इंटरेस्ट अभी कम है, इंटरेस्ट की रेट अगर कम है, तो आप कर्जा ले लो। इसमें ये लिखकर आना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पहले तो ये लिखना, फिर लिखना कि इफ ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट देन यू कैन गो फॉर डेट, बट इफ ROI इज लेस प्लीज डोंट टेक डेट। शेयर्स बेचो, शेयर्स यूज करके बिजनेस करो, ये लिखना है इसमें। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं C की पावर 5। ये देखो वापस दिखाऊं, C की पावर 5। तो पहले C से रिलेटेड पॉइंट्स चलेंगे। C, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में तुम लिख कर आना कि इस दुनिया में कुछ फ्री में नहीं आता। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी शेयर्स उठाओगे, अगर बाजार में शेयर्स बेचोगे तो बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट होती है। इसमें यह लिखकर आना जो मैं कह रहा हूं, इसमें यूं लिखना कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कॉल्ड डिविडेंड, यानी अगर शेयर्स बेचोगे तो पब्लिक को डिविडेंड देना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ डेट यानी अगर कर्जा लोगे तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें हम कंपनी को यह एडवाइस देंगे कि अगर आप लॉन्ग रन की बात करो, यानी अब अगर आप मार्केट से 20 साल के लिए पैसा उठा रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना, 20 साल तक आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा और 20 साल तक आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर जब आप 20 साल का टोटल करोगे ना, तो डिविडेंड का पेमेंट आएगा ज्यादा और इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा कम। ये रियलिटी है। 20 साल कह रहा हूं मैं, लॉन्ग रन। अगर लंबे समय के लिए पैसा उठा रहे हो, फिर बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक बार और मैं बोल देता हूं ये चीज बेटा, यहां कॉस्ट ऑफ इक्विटी बुक में नाम तो दे रखा है, लेकिन यहां ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाली बात बोलनी थी। ठीक है, यहां लिखना था कि लॉन्ग रन में अगर अपन बात करें, लंबे समय की बात करें, तो हमारी जो डिविडेंड का पेमेंट है वो ज्यादा होता है और इंटरेस्ट का पेमेंट कम होता है। तो कंपनी इस बात को ध्यान में रखने के बाद या तो शेयर बेचे या डिवेंचर। नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। ये बहुत इजी है। इसका मतलब अगर मैं एक ऐसी कंपनी चला रहा हूं जिसमें मेरी कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, मेरे कैश इनफ्लोज यानी पैसा आता रेगुलर है और बहुत ज्यादा आता है, रेगुलर पैसा आता है, पैसा अटक अटक के नहीं आता, यानी मैं ज्यादातर कैश सेल ही करता हूं, तो फिर मैं डेट लूंगा, मैं कर्जा ले लूंगा, क्योंकि मैं रेगुलरली लोगों को उनका इंटरेस्ट दे पाऊंगा। तो इसमें क्या लिखोगे? अगर आपके कैश इनफ्लोज रेगुलर है और स्ट्रांग है,
तो आप डेट ले लो, आप टाइम पे मेच्योरिटी पे कर्जा भी चुका दोगे और मेन बात आप रेगुलरली ब्याज भी दे दोगे। लेकिन अगर आपके कैश इनफ्लोज वीक है, यानी बहुत स्लो आते हैं, पैसा रुक रुक के कस्टमर देता है, पैसा अटका रहता है ज्यादा टाइम, आप शेयर बेचो, क्योंकि शेयर के बदले डिविडेंड देते हैं और डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। अब आप एक काम करना, ये तीनों बातें इसमें लिख देना तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। सी की 3 हेडिंग्स तो अपन ने पढ़ ली। नेक्स्ट 2 ये रही, एक है कंट्रोल कंसिडरेशन और एक ये रही, देखो मैं लर्न कर रहा हूं। कंट्रोल इधर मत देखना प्लीज। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है? अगर आपके पुराने शेयर होल्डर्स जो पहले से ऑलरेडी आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, अगर आपके पुराने शेयर होल्डर्स आपको ये बोल दें कि हमको मैनेजमेंट में डाइल्यूशन अलाउड है, हमको तकलीफ नहीं है अगर मैनेजमेंट डाइल्यूट हो जाए तो, यानी वो कह रहे हैं पुराने शेयर होल्डर कि अगर नए शेयर होल्डर कंपनी को ज्वाइन कर लें तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। वो कहें कि मैनेजमेंट में अगर नई शक्ल आ गई, यानी मैनेजमेंट टीम बढ़ गई, तो हमें उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है नए लोगों से, तो शेयर बेच दो। बताऊं क्यों? क्योंकि जब शेयर बेचते हैं ना तो सामने वाला ओनर बन जाता है, सामने वाला मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है, मैनेजमेंट में नए लोग आ जाएंगे। तो अगर पुराने लोगों को नए लोगों के आने से कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो आप इक्विटी बेचो, शेयर बेचो। लेकिन अगर आपके पुराने लोग ये बोले कि हमें तो डाइल्यूशन एंड कंट्रोल नहीं चाहिए, डाइल्यूशन एंड कंट्रोल, ये रहा डाइल्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब हमें मैनेजमेंट टीम में नई शक्ल नहीं देखनी, हम पुराने शेयर होल्डर्स ही कंपनी का मैनेजमेंट संभालेंगे, सारी डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास ही रहेगी, तो इक्विटी मत बेचना। उस समय आप बेचना डेट, यानी आप डिबेंचर बेचो, क्योंकि डिबेंचर्स क्या होते हैं? मनी लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, उन्हें मैनेजमेंट में पार्ट लेना अलाउड नहीं है। तो कंट्रोल कंसिडरेशन में ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। क्या ट्रिक थी? सी की पावर 5, ये लास्ट सी है, 3 हो गए थे, 2 ये रहे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, मेरे को देखो मैं एक एग्जांपल दूं, मुझे एक बर्गर का खुद का एक आउटलेट खोलना है, बर्गर बेचना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले मैं मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, बर्गर फार्म ऐसी जगह विजिट करूंगा। मुझे पिज्जा का आउटलेट खोलना है, पिज्जा बनाना है, पिज्जा गार्लिक ब्रेड बेचनी है, तो मैं डोमिनोज जाके सर्वे करूंगा। डन, उनका इंटीरियर, उनके काम करने का तरीका, ये सब ऑब्जर्व कर लूंगा और फिर खुद का आउटलेट काफी हद तक उनका जैसा खोल लूंगा, मतलब मैं उनकी कॉपी कर लूंगा। तो यहां पे भी यही एडवाइस दी जा रही है कि भाई साहब आप एक काम करो ना, आप जो भी बिजनेस लाइन चूज कर रहे हो, आप क्यों नहीं इंटरनेट पे गूगल खोलो और इन दुनिया आपसे जो बेटर कंपनीज है, वो आप ही का जैसा काम कर रही है ना वो कंपनीज, लेकिन आपसे बेटर है, तो आप उनका कैपिटल स्ट्रक्चर स्टडी कर लो ना और उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कॉपी कर लो। जैसे मैंने अभी बोला, डोमिनोज की कॉपी कर लो ना यार, आपको पिज्जा का आउटलेट खोलना है, तो क्यों नहीं आप डोमिनोज विजिट करते और वैसा का वैसा इंटीरियर अपने यहाँ पे खोल लो, नाम चेंज कर लो, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके कॉपी मारो। यहां मैंने यही लिखा है, वी कैन कॉपी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम सक्सेसफुल कंपनीज। हम कॉपी कर लेंगे हमसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर कि उन्होंने कैसे काम करा, लेकिन विद सम मॉडिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल, डोमिनोज तो बहुत बड़ा खुला हुआ है, बहुत पैसा लगा के खुला हुआ है, तो मैंने उसकी कॉपी करी, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ चीजें मेरी तरफ से ऐड कर दी, कुछ चीजें रिमूव कर दी। तो पहला होता है कॉपी कैट, कि आप और सक्सेसफुल कंपनीज जो आपका जैसा काम कर रही है उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कॉपी कर लो। फिर इसमें मैंने लिखा है और, नहीं तो भाई खुद की कोई यूनिक स्टाइल लाओ। यानी मुझे जैसे कोई आउटलेट खोलना था पिज्जा का, तो मैंने डोमिनोज देखा जरूर, लेकिन जब मैंने मेरा आउटलेट खोला तो डोमिनोज की बिल्कुल कॉपी नहीं करी, मैं मेरा कोई यूनिक स्टाइल लेकर आया, यूनिक स्टाइल बिल्कुल अलग, ताकि मार्केट में कुछ लोगों को रिफ्रेशिंग लगे, नया लगे। तो 2 तरीका होता है सेम कैपिटल स्ट्रक्चर में, या तो आप करें कॉपी कैट, कॉपी कर लें दूसरी सक्सेसफुल कंपनीज का, लेकिन विद सम मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत चेंजेस लाके, या फिर आप कॉपी ना करें, आप अपना दिमाग लगाएं और अपना कोई यूनिक कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करें। तो अपन ने 14 हेडलाइंस है, उसमें से एक बार ये 5 तो पढ़ ली, आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों रिस्क। रिस्क में आप क्या लिखोगे कि डेट जो होता है वो ज्यादा रिस्की होता है। डेट यानी लोन लेना या डिबेंचर बेचना। क्यों? 2 टाइप के रिस्क होती है। फर्स्ट, मेच्योरिटी जब आएगी, जब आपको सारा पैसा रीपे करना है, यू हैव टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी। सेकेंड, आपको रेगुलर इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट नेचर में क्या होता है? चार्ज, यानी कंपलसरी पेमेंट। आपके पास प्रॉफिट हो या किसी साल लॉस हो, मैटर नहीं करता, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा।
तो रिस्क में क्या लिखोगे? डेट इज मोर रिस्की, इक्विटी इज लेस रिस्की। नेक्स्ट है ROI। अपनी ट्रिक चल रही है C की पावर 5 के बाद R की पावर 3। ट्रिक थी CRFISTD, R चल रहा है, 3 R है। ROI तो पता है तुम्हें, अभी तो पढ़ा था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। इफ ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट देन गो फॉर डेट। हो गया, बस ये लिखना है इसमें कि अगर ROI ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, बाजार में इंटरेस्ट रेट कम है, तो कर्जा ले लो। इसका उल्टा, ROI कम है किसी प्रोजेक्ट का, यानी प्रॉफिट कम जनरेट होगा, और इंटरेस्ट अभी ज्यादा है बाजार में, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कर्जा मत लेना, शेयर बेच के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें क्या है, अपन बस इतना सा लिख देंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कि अगर आप शेयर या डिबेंचर बेच रहे हो, इसमें शेयर डिबेंचर एक साथ लेना, अगर आप शेयर या डिबेंचर बेच रहे हो ना पब्लिक को, तो आपको सेबी और कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स फॉलो करने हैं। जो भी सेबी के रूल्स गाइडलाइंस हैं या कंपनीज एक्ट 2013 के जो नियम है, उनको मानने के बाद ही आप शेयर या डिबेंचर बेचोगे। और इसमें इनके अगेंस्ट लिखना बैंक लोन, कि अगर आप इसकी जगह बैंक से लोन ले रहे हो, तो जो बैंक है, जिस भी बैंक से लोन ले रहे हो, उसके जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम है, गाइडलाइंस है, उन्हें फॉलो करो। तो ये एक ऐसा पॉइंट हुआ जिसमें शेयर डिबेंचर एक साथ है और इनके अगेंस्ट है बैंक लोन। ठीक है, इसमें आप ये लिख के आना, ये लिख दिया मैंने शॉर्ट में, आप स्क्रीनशॉट ले लो। C की पावर 5 R क्यूब हो गया। अब अपन पढ़ेंगे F स्क्वायर। ये रहा, पहले इधर देखना है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट। F स्क्वायर में 2 पॉइंट है, उसमें एक है फ्लोटेशन कॉस्ट, ये बहुत बार आ गया। अब फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इधर देखो, कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशुइंग सिक्योरिटी, कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशुइंग सिक्योरिटी, यानी हम शेयर बेचें, डिबेंचर बेचें या बैंक से लोन ले, थोड़े बहुत पैसे हमारे भी लगते हैं, कंपनी के थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, यानी जो दलाल हमारे शेयर बेचता है वो कमीशन लेता है, उसको बोलते हैं ना अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन लगना, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लगना, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे होना, एडवर्टाइजिंग करना, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये 3 नाम याद कर लेना। फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा किसमें लगती है? शेयर्स में, उससे कम डिबेंचर, उससे कम बैंक लोन। ये लेगा सबसे कम, सबसे ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट शेयर में लगेगी यानी इक्विटी में, उससे कम खर्चा होता है कंपनी का डिबेंचर इशू करने में, और सबसे कम होता है बैंक लोन में। बैंक लोन तो ऑलमोस्ट कोई खर्चा ही नहीं होता हमारा, क्योंकि बैंक वाले तो आजकल घर पे आके ही लोन सैंक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट ये रहा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। अपन चला रहे हैं C की पावर 5 R की पावर 3 F की पावर 2। फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब मत देखो, इधर देखो, मैं समझाऊं ये होता क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि हम जानते हैं बैंक से लोन लेना काफी इजी है, थोड़ा बहुत डिबेंचर भी इजी है, हार्ड तो शेयर इशू करना है ना। तो कंपनी कभी ध्यान से सुनना, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कभी कभी कंपनी ये करती है कि जरूरत से ज्यादा बैंक लोन ले लेती है। पैसा चाहिए फट लोन लो, फिर चाहिए फिर लोन लो, फिर चाहिए फिर लोन लो। अरे कब तक लोगे? थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनो ना। यानी एक बार जब पैसा चाहिए आपको, इक्विटी शेयर बेचो, अगली बार डिबेंचर बेचो, अगली बार चाहिए प्रेफरेंस शेयर बेचो, अगली बार चाहिए खुद की रिटेन अर्निंग्स, यानी खुद का पुराना जुड़ा हुआ पैसा यूज कर लो, फिर डिबेंचर बेच दो, फिर जैसे बैंक लोन ले लो, फिर इक्विटी शेयर बेच दो। ऐसे रोटेशन चलाओ, एक ही सोर्स पे जरूरत से ज्यादा डिपेंड नहीं होते, नहीं तो बहुत बड़ी आफत हो जाती है। देखो मैं बताऊं कैसे। एक कंपनी ने क्या करा, फ्लेक्सिबल नहीं रही, इसका रिवर्स कर दिया। पहली बार पैसा चाहिए लोन ले लिया, दूसरी बार चाहिए लोन ले लिया, तीसरी बार चाहिए लोन ले लिया। कमाल है यार, कितना लोन लोगे? कितने एक असेट्स है तुम्हारे पास जो तुम कोलैटरल चढ़ा चढ़ाकर, जिन्हें गिरवी रख रख के बार बार लोन लिए जा रहे हो। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब कोई बैंक तुम्हें मना कर देगा कि भाई हम तुम्हें और लोन नहीं दे रहे क्योंकि पुराने कर्जे तो चुकाओ। बस इस दिन मरोगे तुम। क्यों? मान लो बाजार में रिसेशन आ गया, मंदी आ गई। रिसेशन में कभी शेयर नहीं बिकते, शेयर्स बिकते हैं जब बाजार में बूम होता है, बाजार अच्छा चल रहा होता है। रिसेशन में आदमी अगर कंपनी और बढ़ाना चाहता है, और पैसा चाहिए, तो रिसेशन में डिबेंचर बिकते हैं, रिसेशन में लोन लिया जाता है। लेकिन तुम तो ऑलरेडी बहुत सारा लोन ले चुके, तुम्हें अब तो कोई लोन ही नहीं देगा, तो अब भुगतो। यही इसमें मैं समझा रहा हूं कि कभी कभी हम आपको कभी भी एक पर्टिकुलर सोर्स पे ओवर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ना तो जरूरत से ज्यादा शेयर बेचते रहो, इससे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जरूरत से ज्यादा शेयर होल्डर इकट्ठे हो जाएंगे,
उनमें पंगे होने चालू हो जाएंगे। तो जरूरत से ज्यादा शेयर्स भी नहीं बेचते, तो जरूरत से ज्यादा लोन भी नहीं लेते। एक बार और रिपीट कर देता हूं, मेरे साथ समझना है ना, आफत मत समझना इसको, तुम्हारे लिए ये ताकि तुमको टॉपिक बिल्कुल क्लियर रहे। इसमें लिखना फ्लेक्सिबिलिटी में कि अगर हमने जरूरत से ज्यादा बैंक से लोन ले लिए, जरूरत से ज्यादा डिबेंचर पब्लिक को बेच दिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मान लो हमें एक्चुअल में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और बाजार में रिसेशन चल रहा है, तो इस समय कोई हमारे शेयर तो खरीदेगा नहीं। हमें एक्चुअल में अब लोन की नीड है, लेकिन हम लोन ही नहीं ले सकते क्योंकि हमारी लोन टेकिंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। हम पहले से ही बहुत लोन ले चुके। इसका मतलब कभी भी किसी एक सोर्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं होते, सारे सोर्सेस से पैसा प्रोपोर्शनेटली यानी बारी बारी से उठाते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है आईसीआर। आईसीआर होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एक बार फॉर्मूला छोड़ो, मैं समझाता हूं आईसीआर का मतलब। देखो इधर, मान लो एक फर्म है ए और एक फर्म है बी। ठीक है, इस फर्म का ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये रहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको ईबीआईटी भी बोलते हैं। यानी कंपनी सब कुछ पे कर चुकी, सारे खर्चे पे कर चुकी सिवाय दो के, एक तो इंटरेस्ट नहीं दिया अभी डिबेंचर्स पे या बैंक लोन पे, और एक सरकार को टैक्स नहीं दिया। तो कंपनी का प्रॉफिट मान लो आप है 1 लाख। ए कंपनी है, उसका ईबीआईटी है 1 लाख। ठीक है, बी कंपनी है, उसका भी ईबीआईटी है 1 लाख। आ रहा है समझ में? दोनों का प्रॉफिट 1 लाख है। लेकिन मान लो ये जो ए कंपनी है, इसका इंटरेस्ट, इसको जो ब्याज देना है ना, वो 10,000 है, 10,000 का ब्याज देना है। तो आप तो समझ गए होंगे। अब आप मुझे क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया इसमें तो जितना भी इंटरेस्ट पे करना है फर्म उसका 10 टाइम्स कमा रही है। देख लो आप, 10,000 का 10 टाइम्स होता है 1 लाख। इट्स अ वेरी गुड साइन, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस यही तो आईसीआर का फॉर्मूला है। आईसीआर मतलब ये ईबीआईटी अपॉन ये इंटरेस्ट। तो कंपनी ए जो है इसका आईसीआर है 10 टाइम्स, यानी अपने ये इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, यानी जितना भी इसको इंटरेस्ट देना है उसके कंपैरिजन में ये फर्म 10 टाइम्स पैसा कमा रही है। अब बी फर्म, मान लो बेटा यहां इनका इंटरेस्ट पेमेंट है 25,000, इनको 1 साल का इंटरेस्ट 25,000 देना है, तो इसका आईसीआर क्या हुआ? 4 टाइम्स। 1 लाख डिवाइडेड बाय 25, इधर 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, इधर 1 लाख डिवाइडेड बाय 25,000। तो इसका आईसीआर क्या है? 4 टाइम्स। ये थोड़ा बुरा चल रही है। यानी अगर हमें एडवाइस देनी हो फर्म ए या बी में से कि कौन डेट ले, हम बोलेंगे ए, क्योंकि इसका आईसीआर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट पेमेंट। ये बहुत पैसा अर्न कर रही है। तो हो गया आईसीआर का टॉपिक। ये इसका फॉर्मूला लिख कर आना है, ऐसे समझा देना, और लास्ट में लिखना कि जिसका भी आईसीआर ज्यादा होता है वो फर्म और डेट ले सकती है। क्या है बेटा, सब कुछ पहले से लिख दूंगा ना तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है चीज को सुनने का। अपन कभी कभी लिख भी लेंगे और पहले से, नहीं तो कभी कभी ऐसे समझेंगे भी। ठीक है, कभी किसी का आईसीआर अगर ज्यादा होता है तो वो फर्म डेट ले सकती है, और अगर आईसीआर आपका कम है तो आप और डेट ना लो, आप शेयर्स बेच दो। आ गया? चलो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? सीआरएफ आई एसटीडी। सीआरएफ आई एसटीडी, ये एस चालू हो गया। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी अभी बाजार के हालत क्या है, मार्केट कैसा है, मार्केट में बूम है या मार्केट में रिसेशन है। बेटा बूम होती है तेजी। बूम का मतलब होता है अभी प्रोडक्शन बहुत तेज चल रहा है, प्रोडक्शन बढ़िया चल रहा है, हर व्यापारी के पास खूब पैसा है, हर बिजनेसमैन खूब पैसा कमा रहा है। तो इस समय कंपनी को हम कहेंगे सेल शेयर्स, गो फॉर इक्विटी, शेयर्स बेचो, क्योंकि बूम है, अभी प्रोडक्शन बहुत तेज है, हर व्यापारी के पास बहुत माल है, अभी उसे तुम्हारे ब्याज की साइड इनकम नहीं चाहिए, अभी वो शेयर्स खरीद लेगा एक लालच के कारण। उसको कैपिटल गेन का कंसेप्ट समझाओ, यानी उसको बोलो आज हमारा शेयर ले 10 रुपए का, अगर कंपनी फ्यूचर में बढ़िया हो गई तो तेरा शेयर 1000 रुपए में बिकेगा और तू और वेल्दी बन जाएगा। तो अगर बाजार में बूम चल रहा है तो शेयर्स बेचो, लेकिन अगर बाजार में भी मंदी है, बाजार सुस्त पड़ा है, बाजार में रिसेशन है, शेयर कभी मत बेचने जाना। इस समय आप बेचना पब्लिक को डिबेंचर, गो फॉर डेट, क्योंकि प्रोडक्शन स्लो है, आम आदमी का खुद का व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा, उसके पास है थोड़े से पैसे, उसको वो पैसे खुद के ही बिजनेस में भी नहीं लगाने, वो तुम्हें दे देगा पैसे, तुम्हारी कंपनी में कर देगा इन्वेस्ट,
लेकिन उन्हें शेयर मत बेचने जाना, उसको बोलना डिबेंचर खरीद ले। क्यों? क्योंकि हम तेरे को इसमें क्या देंगे, बोलो बोलो, हम तेरे को देंगे रेगुलर इंटरेस्ट, जिससे तेरी इनकम बढ़ेगी, तुझे हेल्प मिल जाएगी रिसेशन के वक्त घर चलाने में। तो बूम के वक्त शेयर्स बेचे जाते हैं, है ना बच्चों, और रिसेशन के वक्त डिबेंचर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, लास्ट के 2 पॉइंट रह गए बस। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स रेट। टैक्स क्या है? एक खर्चा है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी। अगर अभी टैक्स रेट ज्यादा है ना, कर्जा ले लो, खूब डेट लो, डेट लो खूब। क्यों? क्योंकि आप कर्जा लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट से क्या होगा? देखो, आपकी इतनी कमाई हुई, आप उसमें से सारे खर्चे काट सकते हो, रेंट काटा, सैलरी काटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल काटे, इंटरेस्ट भी तो काटा। तो अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, आप खूब कर्जा ले लो, उससे क्या होगा? आपकी जो नेट इनकम है ना, वो कम हो जाएगी और आपको गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा। क्या समझाया है मैंने? अगर अभी टैक्स रेट गवर्नमेंट ने ज्यादा चार्ज कर रखी है, आप डेट ले लो, क्योंकि इंटरेस्ट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर टैक्स। क्या लिखोगे? इट विल हेल्प यू इन सेविंग योर टैक्स। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के कारण हमारी नेट इनकम कम हो जाएगी। ये रही ना इनकम, उसमें से सारे खर्चे काट सकते हैं ना, इंटरेस्ट भी तो काट सकते हैं, तो काटो ना इंटरेस्ट, ले लो कर्जा। समझ में आ गया? टैक्स रेट ज्यादा है, कर्जा ले लो, शेयर्स मत बेचो। लास्ट और सबसे जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त पॉइंट है भाई, डीएससीआर। आजकल तो इससे खुद से ही क्वेश्चन आने लग गए। मेन तो इसका फॉर्मूला देखो, आईसीआर जैसा ही कंसेप्ट है लेकिन उससे बेटर है। डीएससीआर का नाम है डेट सर्विस कवरेज रेशो। बोलो ना यार, डेट सर्विस कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, डीएससीआर। डीएससीआर का डिनोमिनेटर बहुत बढ़िया है। देखो एक चीज दिखाऊं तुमको पहले, आईसीआर तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट देखती है, वो भी 1 साल का, कि आपको कितना ब्याज चुकाना है। लेकिन ये जो डीएससीआर है ना भाई, ये इंटरेस्ट भी देखती है कि तुम्हें 1 साल में कितना इंटरेस्ट चुकाना है। सेकंड, तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स को कितना 1 साल में डिविडेंड देना है। 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये भी देखती है कि 1 साल में आपको प्रेफरेंस शेयर्स को आप कितना डिविडेंड दोगे इस साल। क्या क्या देखा डीएससीआर ने? आपका 1 साल का ब्याज, कि कितना ब्याज दोगे 1 साल में, 1 साल का कितना प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, और दूसरा आपका रीपेमेंट टेंशन, कि इस आपको टोटल पैसा कितना रीपे करना है, यानी आपके सिर पे कितना लोन चल रहा है, कितने रुपए का आपने टोटल डेट ले रखा है, टोटल कर्जा, ये भी कंसिडर करती है डीएससीआर। अब न्यूमरेटर कमाई, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट विच इज आफ्टर टैक्स, यानी हम सब काट चुके, बिल्कुल रिड्यूस्ड लास्ट वाला प्रॉफिट, क्योंकि आफ्टर टैक्स है ना। इसमें ये लोग 3 चीजें ऐड कर देते हैं। पहला, अगर आपका पीएनएल अकाउंट देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। उसमें सबसे पहले ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट, कि अगर आपने कोई ब्याज पे किया है तो उसे ऐड करो, यानी प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ाओ। फिर ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा यानी ऐसा नुकसान, जो नुकसान तो है, पीएनएल में है नुकसान, लेकिन आपके पैसे खर्च नहीं हुए, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ये रहा डेप्रिसिएशन। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, जैसे बेड डेट्स यानी कोई हमारे पैसे खा गया, बेड डेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ यानी एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, और डेप्रिसिएशन। ये 3 चीजें हम इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट में। फिर हम हमारी कमाई को कंपेयर करते हैं इससे। सेम आईसीआर जैसा है कि अगर किसी इंसान की डीएससीआर बहुत बढ़िया है, यानी वो काफी पैसा उसने इस साल कमा लिया, और वो अपना ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और सारा टोटल जितना भी डेट है वो सब कवर कर लेगा। तो अगर किसी की डीएससीआर ज्यादा है, यानी उसकी ये कमाई बहुत तगड़ी है, वो आराम से और डेट ले सकता है। ये लिखकर आना डीएससीआर में। और आजकल डीएससीआर का एक क्वेश्चन भी आने लग गया, ये कि कंपेयर आईसीआर एंड डीएससीआर। आप लिखना डीएससीआर इज बेटर। क्यों? क्योंकि आईसीआर इज ओनली कवरिंग इंटरेस्ट, इट इज बेटर ड्यू टू द डिनोमिनेटर। आईसीआर सिर्फ ब्याज कवर करता है, और डीएससीआर ये देखता है कि जो तुम्हारी ये कमाई है ना, वो 3 चीजें कवर कर रही है क्या। 1 साल का ब्याज, 1 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और तुम्हारा टोटल रीपेमेंट टेंशन, 3 चीजें। और न्यूमरेटर लर्न करना है, प्रॉफिट लर्न करा दूं। इधर देखो, फिर इधर देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनी नॉन कैश एक्सपेंडिचर। कोई रिटर्न ऑफ तो एक वर्ड है, मतलब है इसका नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो है तो नुकसान वो, लेकिन पैसे नहीं लगे, जैसे बैड डेट्स, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ। एक और बार लर्न कर लेते हैं। DSCR का फुल फॉर्म है डेट सर्विस कवरेज रेशो। यार इधर देखो ना, डेट सर्विस कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, यानी थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा दिया, ये हमारी कमाई है। इसको डिवाइड करेंगे, यानी ये देखेंगे कि ये कमाई तीन चीजें कवर कर पा रही है क्या, 1 साल का ब्याज, 1 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और हमारा टोटल रीपेमेंट। आंसर बिल्कुल ICR की स्टाइल में छोड़ना है कि अगर DSCR बढ़िया है, ये इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है आपकी, तो आप कर्जा ले लो। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। आओ एक बार ये टॉपिक रिवाइज करें। टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें टोटल 14 हेडलाइंस है। CRFISTD, C की पावर 5 पॉइंट C से खुलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। क्या लिखोगे बोलो फटाफट, तुम्हें तो आता है। अगर अपनी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, अपने कैश इनफ्लोज रेगुलर पैसा आता है, तो गो फॉर डेट, कर्जा ले लो क्योंकि ब्याज चुका दोगे। सेकंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका असली नाम क्या था, बोलो फटाफट। इसका नाम था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसमें एक बात लिख कर आना कि अगर अभी ROI ज्यादा है और ब्याज की रेट कम है तो कर्जा ले लो। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेट। इसमें हम कंपनी को यह समझाते हैं कि इन लॉन्ग रन अगर आप लंबी टाइम के लिए पैसा उठा रहे हो तो ध्यान रखना डिविडेंड ज्यादा लगेगा और ब्याज कम लगेगा। बस, इसमें और कुछ नहीं लिखते, इसमें राय देते हैं। कंट्रोल कंसिडरेशन, यानी कंट्रोल डाइल्यूशन अगर अलाउड है, यानी डाइल्यूशन से कोई तकलीफ नहीं है। पुराने शेयर होल्डर ये बोल रहे हैं कि हम नए शेयर होल्डर की शक्ल बर्दाश्त कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैनेजमेंट टीम बढ़ती है तो। अगर वो डाइल्यूशन से खुश है तो आप इक्विटी बेच सकते हो, आप और शेयर बेच दो। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। इसमें यह था कि आप और सक्सेसफुल कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर या तो कॉपी मार लो, कॉपी कैट कर लो, एज इट इज उनका स्ट्रक्चर कॉपी कर लो, लेकिन विद सम मॉडिफिकेशन, थोड़े बहुत नेसेसरी चेंजेस ले आओ, या फिर ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई करो, खुद का दिमाग लगाओ। नेक्स्ट, ROI में ये वाली बात वापस लिखनी है, क्या कि अगर अभी ROI ज्यादा है और ब्याज की रेट कम है तो कर्जा ले लो, कर्जा चुक जाएगा क्योंकि ROI ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है प्रोजेक्ट से। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें यह लिखना था, इसमें शेयर डिबेंचर भाई बहन बन जाएंगे भाई, कि अगर आप शेयर और डिबेंचर बेच रहे हो, शेयर और डिबेंचर यूज करके अगर पैसा उठा रहे हो, तो आपको सेबी के और कंपनीज एक्ट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको लोन की सारी फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेगी, आपको लोन के रूल्स, बैंक के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क में अपन लिखेंगे डेट में ज्यादा रिस्क है। क्योंकि रिस्क क्यों है डेट में ज्यादा, क्योंकि एक वक्त आएगा जब आपको सारा कर्जा वापस चुकाना है और साथ में ब्याज भी रेगुलरली देना है, और ब्याज नेचर में क्या है, चार्ज, कंपलसरी पेमेंट है, तो डेट ज्यादा रिस्की है। यहां तक आ गए। F², फ्लोटेशन कॉस्ट 3 लिख के आना, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और अंडरराइटिंग कमीशन। फ्लोटेशन कॉस्ट की डेफिनेशन होती है कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटी। सबसे ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी की होती है, फिर डिबेंचर की होती है, और सबसे सस्ता पड़ता है बैंक लोन लेना। फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब था डोंट डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स टू मच, जरूरत से ज्यादा एक सोर्स पे डिपेंड मत हो। पैसा बारी बारी से उठाओ, कभी शेयर्स बेचो, कभी डिबेंचर बेचो, कभी खुद की रिटेन अर्निंग्स, खुद का पुराना जुड़ा हुआ पैसा यूज करो, कभी बैंक से लोन लो। ऐसे मत लोग करो कि एक ही एक सोर्स से पैसा उठाए जा रहे हो, एक दिन फंस जाओगे। ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ICR, इसका नाम था इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका फॉर्मूला था EBIT अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। ICR में था कि अगर आपकी ICR ज्यादा है तो कर्जा ले लो। कैपिटल, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, बाजार के हालात। बाजार के दो ही टाइप के हालात होते हैं, या तो बाजार में बूम होता है या बाजार में रिसेशन होता है। अगर बूम है तो इक्विटी पे जाओ, शेयर बेच दो, और अगर रिसेशन है तो भाई कर्जा ले लो, डिबेंचर बेच दो। पब्लिक डिबेंचर खरीद लेगी क्योंकि उन्हें रेगुलर ब्याज मिलता रहेगा रिसेशन के वक्त। टैक्स रेट में लिखना, अगर अभी टैक्स की रेट ज्यादा है कर्जा ले लो, खूब कर्जा लो अगर टैक्स की रेट ज्यादा है तो, क्योंकि कर्जे के बदले क्या देना पड़ेगा, ब्याज। और ब्याज क्या है, कमाई में से काटना अलाउड है, कि जितना भी कमाया उसमें से पहले ब्याज काट ले, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो ब्याज तुम्हारी मदद करेगा टैक्स बचाने में। नेक्स्ट है DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशो, बिल्कुल ICR की तरह है।
अगर DSCR ज्यादा है कर्जा ले लो। एक बार और आप चाहे DSCR रिपीट में देख लेना, क्योंकि इन सब में मुझे पर्सनली सबसे बढ़िया क्या लगता है, DSCR। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों, अब अपन कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक की कुछ 5 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लर्न एंड रिवाइज करें। फर्स्ट, डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर refers to the mix between owner's fund and borrowed fund in the total capital employed of a business। यानी जो भी हमारे बिजनेस की टोटल लागत है उसमें कितना परसेंट ओनर्स फंड है, कितना पैसा शेयर से आया है और कितना बोरोड फंड है, कितना हमने डेट लिया है। इट रेफर्स टू, बोलो, इट रेफर्स टू द मिक्स यानी प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड यानी शेयर्स एंड बोरोड फंड यानी डेट इन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ बिजनेस। आप ये डेफिनेशन लिखे आना कैपिटल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा वो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल यानी बेस्ट माना जाता है, ऑप्टिमल यानी बेस्ट, वो कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट माना जाता है जिससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट हासिल हो जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट यानी जिससे हमारे शेयर होल्डर्स रिच बन जाए, हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाए। शेयर होल्डर की वेल्थ 2 तरीके से बढ़ती है। फर्स्ट, उनकी मार्केट वैल्यू जो है उनके शेयर की वो इंक्रीज हो जानी चाहिए। यानी शेयर होल्डर अगर अपना शेयर मार्केट में कभी बेचने जाए तो उसको बहुत अच्छे पैसे मिल जाए। मार्केट वैल्यू उसके शेयर की बढ़ती रहनी चाहिए और उसका अर्निंग पर शेयर यानी डिविडेंड, उसको अच्छा डिविडेंड मिलना चाहिए। मैंने पढ़ा है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑप्टिमल यानी बेस्ट विच इंक्रीजेस द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिससे उस फर्म के शेयर होल्डर अमीर हो जाए। जो 2 तरीके से होते हैं, फर्स्ट जब उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है और जब उनके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें आप एग्जाम में ये लिखे आना, ये रहा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। थर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज। बताओ पता है तो बोलो, व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब अमाउंट ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल, यानी जो भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, जैसे एक फर्म है 100 करोड़ की, अगर 100 करोड़ में से उसने 40 करोड़ का कर्जा ले रखा है तो 40 करोड़ उसका बोरोड फंड है यानी डेट है यानी फाइनेंशियल लेवरेज है। ये रहा, इट रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल। जो मैंने बताया कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना कर्जा है, कितना डेट है, डेट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये आपका पढ़ा हुआ है, अभी पहले ही पढ़ा था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डिफाइन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब शेयर होल्डर के चेहरे पे स्माइल आ गई, शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, डेट के कारण हो गया। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर को वेल्दी बनाना, शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बढ़ाना ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डेट। डेट लिए जाओ, लेकिन अगर उस डेट लेने से शेयर होल्डर वेल्दी महसूस करे, वो खुश हो जाए, उसकी वेल्थ मैक्सिमम हो जाए, उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये लिखे ना, ये लिखा हुआ है, जो मैंने बोला यही है। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन फाइनेंशियल रिस्क। देखो एक बिजनेस में रिस्क आती है डेट से, कर्जे से, क्योंकि जब भी हम डेट लेते हैं यानी हमारी फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाते हैं, बोरोड फंड बढ़ाते हैं, कर्जा लेते हैं, तो 2 टाइप की रिस्क होती है। पहली, हमें मेच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट यानी डेट का मेन अमाउंट वापस देना है, हमें रीपेमेंट करना है प्रिंसिपल अमाउंट का मेच्योरिटी पे, और हमें रेगुलरली ब्याज देना है। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ये रिडेफिनेशन, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको ये वीडियो 6 अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हुआ हो। अब क्या आने वाला है, अब आएगा वीडियो 7, वो कवर करेगा 2 बड़े बड़े अमेजिंग टॉपिक्स अबाउट एनसीईआरटी। एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग और एक रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनसीईआरटी के। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने, आप देखेंगे अगर तो टोटल 59 हेडलाइंस पढ़ ली आपने। टोटल 6 वीडियोस में 59 हेडलाइंस लर्न की। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर की करी, बताओ याद है तो क्या थी? उसकी ट्रिक थी CRFISTD, C की पावर 5,
R की 3, F की स्क्वायर। क्या इसमें भी कोई ट्रिक आएगी? आएगी। कितने पॉइंट्स की आएगी? 5 पॉइंट्स की। उससे टोटल क्या हो जाएगा? 64 हेडलाइंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी। क्या ट्रिक है? ट्रिक है सब। हाँ, यही नाम है सब, SAB। यहां स्क्वायर और यहां स्क्वायर, S स्क्वायर A स्क्वायर B, यानी सब। ठीक है, अब एक मिनट बाद में करना वीडियो बंद, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो डाल दूं। बिल्कुल नहीं घबराना है, एनसीईआरटी ढंग से रीड करनी है, वो भी नीड पड़े तो, नहीं तो वीडियो ढंग से बार बार देखो। एक एक चीज मैं वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। लर्न क्या करना है? जो जो मैंने वीडियो में ये ट्रिक्स दी है बस वो, बाकी एक एक टॉपिक बस ढंग से समझा हुआ होना चाहिए। पक्का बोर्ड्स में अपनी लैंग्वेज के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।